तो हाँ जी भाई लोगों, क्या हाल चाल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो कि एक सबसे ज़्यादा इजी हेड ऑफ इनकम है। बट आप लोग ये वीडियो पाए क्यों हैं? क्योंकि मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो आज तक पढ़ी है उसमें शायद नहीं पढ़ा हो, या आपने मिस आउट कर दिया हो। तो कुछ बेसिक कंडीशंस हैं जिसके बारे में हम जान के ये पता कर सकते हैं कि हमारी ये इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी या नहीं जाएगी, या फिर किसी और हेड में चार्ज होगी। तो वो 3 कंडीशंस है जिनसे हमें चेक करना पड़ता है कि वहाँ पे हमेशा एक एचपी होनी चाहिए, मतलब फिजिकल हाउस प्रॉपर्टी प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़, आप उस हाउस प्रॉपर्टी के ओनर होंगे, ईदर ओरिजिनल और बेनिफिशियल। ये क्या होता है आगे बताते हैं। फिर तीसरी चीज़, आप उसे बिजनेस के लिए यूज़ नहीं करेंगे। तो 3 चीज़ें हुई, हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दूसरी चीज़ आप उस हाउस प्रॉपर्टी के ओनर होने चाहिए, और थर्ड चीज़ आप उस हाउस प्रॉपर्टी को बिजनेस के लिए यूज़ नहीं करेंगे। फिर अब बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी होती क्या है। जो हमने 1 मिनट से बात करी हाउस प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी होती क्या है। तो हाउस प्रॉपर्टी को इनकम टैक्स एक्ट डिफाइन नहीं करता है। इनकम टैक्स एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा है कि हाउस प्रॉपर्टी होती क्या है। तो हमें पता कैसे चला कि हाउस प्रॉपर्टी होती क्या है? तो हमें पता ऐसे चला कि कुछ केस लॉस है। उन केस लॉज ने बताया कि कोई भी लैंड जो कि सराउंडेड बाय वॉल है, जिसके आसपास वॉल बनी हुई है, या फिर कोई भी लैंड जिसके साथ कोई बिल्डिंग अटैच है, जिस लैंड के साथ वॉल है या फिर बिल्डिंग अटैच है, तो उसे हम हाउस प्रॉपर्टी मान लेते हैं। बट अगर कोई लैंड इनकम्प्लीट है, रूइंड है या डिमोलिश स्ट्रक्चर है, तो उसे हम हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। तो ऐसी चीज को हम हाउस प्रॉपर्टी कभी भी नहीं मानेंगे। बट एक केस ये आता है, अगर इससे रेंट रिसीव हुआ तो क्या करेंगे? या हाउस प्रॉपर्टी नहीं है बट इससे रेंट मिल रहा है। तो अगर इस चीज से रेंट मिल रहा है तो वो हमेशा आईएफओएस में जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो किसी भी इनकम्प्लीट रूइंड और डिमोलिश स्ट्रक्चर से अगर रेंट रिसीव होगा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। अब कोई वेकेंट लैंड है, उसे हमने लेट आउट कर दिया, उस लैंड के आसपास ना कोई वॉल है ना बिल्डिंग है, और इस लैंड को हमने लेट आउट कर दिया, तो उस लैंड की जो इनकम आएगी वो हमेशा आईएफओएस में जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें पता चला कि एचपी का मतलब क्या है। तो एचपी का मतलब इनकम टैक्स एक्ट में नहीं लिखा गया है। लैंड सराउंडेड बाय वॉल और लैंड अटैच टू अ बिल्डिंग इज कॉल्ड द एचपी, हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। अब बात करते हैं ओनर की। अब ओनर में या तो आप रजिस्टर्ड ओनर हो सकते हैं या फिर बेनिफिशियल ओनर हो सकते हैं। रजिस्टर्ड ओनर जिसके नाम पे हाउस रजिस्टर्ड है। अब बेनिफिशियल ओनर क्या होता है? कोई और भी व्यक्ति जो उस हाउस से रेंट रिसीव करता है, उसको हम बेनिफिशियल ओनर कहते हैं, जो बेनिफिट डिराइव कर रहा है उस चीज़ से, तो उसकी एचपी में जाएगी। बट अगर आप सबलेटिंग करते हैं, अब सबलेटिंग क्या होती है? पर्सन ए ने बी को रेंट पे हाउस दिया, ये ओनर है, तो इसने रेंट लिया, तो ये एचपी में गया। बट बी ने सी को रेंट पे दे दिया, बट बी तो ओनर नहीं है, तो इसने जो रेंट लिया उसको हम कहते हैं सबलेटिंग, और ये सबलेटिंग हमेशा आईएफओएस में चार्ज होती है। तो इसे हम सबलेटिंग, अगर कहीं भी केस होता है आप ओनर नहीं हैं, तो हमारी बेसिक कंडीशंस फॉल्स हो जाएगी, और उसकी वजह से हम इसे आईएफओएस में लेके जाएंगे, कभी भी एचपी में नहीं रखेंगे। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि वो बिजनेस के लिए यूज नहीं होना चाहिए। अगर बिजनेस के लिए यूज होता है तो उसे पीजीपीपी में जाएगा, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कंडीशंस की बात हुई, जो कि 3 कंडीशंस थी हमारे पास बेसिक। अब उसके बाद कुछ और छोटे मोटे टॉपिक्स की बात करते हैं, जिससे हमें थोड़ा आगे और थोड़ी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। अब कोई फॉरेन प्रॉपर्टी है, मतलब प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। ठीक है। अब अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है और वो आरओआर, आरएनओआर और एनआर रेजिडेंशियल स्टेटस है, ये क्या है, आप लोग अभी सी इंटर में हैं तो आपको पता है। तो आरओआर अगर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस है और आप किसी फॉरेन प्रॉपर्टी पे रेंट की इनकम करते हैं, तो ऑलवेज टैक्सेबल होगा इन इंडिया। ठीक है। बट इन द अदर केस, अगर आप आर एन ओ आर हैं तो रिसीव अगर इंडिया में हुआ है,
रिसीव इंडिया में हुआ है तो होगा, वरना नहीं होगा। एनआर में भी सेम केस है, अगर रिसीव इंडिया में हुआ तो होगा, वरना नहीं होगा। ठीक, तो फॉरेन प्रॉपर्टी की बात हो गई कि अगर इंडिया के बाहर कोई आपकी प्रॉपर्टी है, उसका रेंट आप ले रहे हैं, तो आर है तो हमेशा आपके ऊपर टैक्सेबल होगा, RNOR है या फिर एनआर है। तो अगर रिसीव इंडिया में हुआ तो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब बात करते हैं कंपोजिट लेटिंग की। अब कंपोजिट लेटिंग क्या होती है? हमने एचपी भी लेट आउट किया और साथ में अप्लाइंसेस भी लेट आउट किए। तो एचपी की जितनी वैल्यू है वो हमारी हमेशा चार्ज होगी अंडर एचपी। ठीक है, सबको पता है। जो अप्लाइंसेस की होगी IFOS में होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये बेसिक चीज़ है, ज़्यादातर लोगों को पता है। बट अगर 80,000 हम रेंट ले रहे हैं जिसमें एचपी प्लस अप्लाइंसेस प्लस फर्नीचर, ये तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं और इसका ब्रेकअप हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? तो हम इस पूरी 80,000 को IFOS मान लेंगे। इसको आप कभी भी एचपी नहीं मानेंगे। इसको आप गांठ बांध लीजिए कि IFOS ही है ये, एचपी में आप कभी भी टैक्स नहीं करेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे होगा, जिसे हम शॉर्ट में GAV भी कहते हैं। ठीक है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि आपकी लोकल म्यूनिसिपैलिटी बताती है आपके घर की। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में MV कहते हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू। अब फेयर रेंटल वैल्यू, जिसे हम फेयर रेंट भी कहते हैं, FR। तो फेयर रेंट होता है हमारी सेम प्रॉपर्टी जो हमारी सिमिलर लोकेलिटी में, उसका रेंट क्या है। अब लेट इसका म्यूनिसिपल वैल्यू 1,000 रुपीज़ था, फेयर रेंट 3,000 था। तो स्टेप 3 में हम दोनों का हायर लेंगे, तो हायर हो जाएगा 3,000। ओके, अब स्टैंडर्ड रेंट। अब स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? जो रेंट कंट्रोल एक्ट है एक हमारा, जैसे इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट है, वैसे एक रेंट कंट्रोल एक्ट है, वो उस प्रॉपर्टी का रेंट बताएगा। तो वो स्टैंडर्ड रेंट अगर हमें पता चलता है तो मान लीजिए वो स्टैंडर्ड रेंट 2,000 रुपीज़ है। तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, जिसको हम ER कहते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट, होगा लोअर ऑफ स्टेप 3 एंड स्टेप 4। मतलब इसका और इसका लोअर, तो मीन्स एक्सपेक्टेड रेंट 2,000 रुपीज़ हम मानेंगे। जैसे ही एक्सपेक्टेड रेंट 2,000 रुपीज़ हमारा निकला, अब हम बात करते हैं एनुअल रेंट की। एनुअल रेंट को जो हम एक्चुअल रेंट भी कहते हैं, AR। एक्चुअल रेंट होता है जो हमें ओरिजिनली रेंट रिसीव हुआ है। अब मान लीजिए 12 मंथ्स के लिए हमें रेंट रिसीव हुआ है 1,500 रुपीज़। ठीक है, माइनस अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट वो रेंट होता है कि जो हमें रिसीव तो होना है बट रिसीव नहीं हुआ। अब पूरे आपके ईयर के लिए आपको 2,000 रुपीज़ मिलने थे, बट आपको एक्चुअली रिसीव हुए हैं 1,500 ही, तो आपको 500 का लॉस हुआ है। ठीक है, तो 500 आप अभी अनरियलाइज रेंट में डालेंगे, क्योंकि आपको बाद में वो रियलाइज हो सकते हैं, क्योंकि अभी बेड डेट्स टाइप नहीं हुआ है। हम ये मानते हैं बेसिकली कि उसका बेड डेट्स नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमने जैसे एक्चुअल रेंट 1,500 माना है, तो अनरियलाइज रेंट हमने 500 मान लिया कि हमें 500 रुपीज़ नहीं मिले हैं। तो हमने 500 रुपीज़ जैसे ही हमें नहीं मिले हैं, हमने कहा, तो हमारा एक्चुअल रेंट हो गया 1,000 रुपीज़। ठीक है, तो इन दोनों स्टेप्स को आप कट कर सकते हैं, आप सीधे एक्चुअल रेंट निकाल के अपना दे सकते हैं कि जितना आपको रिसीव हुआ ना रेंट। ठीक है, अनरियलाइज आप नहीं बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप हायर लेंगे 1,000 एंड 2,000 का, तो हायर ऑफ 1,000 2,000 है 2,000 रुपीज़। ठीक है, अब 2,000 रुपीज़ आपने हायर ले लिया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम एक चेक करेंगे कि जो भी लॉस हुआ है, भाई जैसे आपने मान लीजिए आपको 2,000 रुपीज़ आपका एक्सपेक्टेड रेंट आ रहा था और 1,000 रुपीज़ एक्चुअल रेंट आया। तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो भी बीच का डिफरेंस है, वो अगर वैकेंसी की वजह से है तो उतना लॉस माइनस कर देंगे। जो भी वैल्यू आएगी, अभी यहाँ पे मान लेते हैं वैकेंसी की वजह से नहीं है वो। ठीक है, आपका वीकेंड नहीं था घर, आपने रेंट उतने टाइम का लिया। अब वैकेंसी कैसे पता चलेगी कि 12 महीने की जगह आपका घर सिर्फ 8 महीने लेट आउट रहा, तो 4 महीने की वैकेंसी रही। उस 4 महीने से जो लॉस आया वो अगर इसके इक्वल है तो उसे हम GAV में से माइनस कर लेंगे, तो GAV की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हमने इसके बारे में नहीं माना गया, इसलिए हम 2,000 डायरेक्ट ले लेंगे, तो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2,000 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू की बात यहाँ पे पता चली। अब इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू को हम लेके जाएंगे अपनी मेन टेबल में, जो हमें एग्जाम में ये मेन फॉर्मेट आएगा। एग्जाम में मेन फॉर्मेट हमारा ये है, इसको हम डालेंगे वर्किंग नोट में। इसको आपको कभी भी सामने प्रेजेंट नहीं करना है, ये हमेशा वर्किंग नोट में जाएगा।
अब हमने 2000 रुपीज़ ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल ली। अब म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड। अब म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड की एक क्राइटेरिया है जो सब लोगों को याद रखना पड़ेगा कि म्यूनिसिपल टैक्सेस हमेशा ओनर को पे करने हैं। अगर जिस बंदे ने रेंट पे हाउस लिया है उसने अगर टेनेंट ने पे करे म्यूनिसिपल टैक्सेस तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर एक्रू हो गए हैं, ड्यू हो गए म्यूनिसिपल टैक्सेस और ओनर ने पे नहीं किए तो भी उनका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इस केस में हमने मान लिया 200 रुपीज़ के म्यूनिसिपल टैक्सेस थे जो ओनर ने खुद पे किए, तो हमारा नेट एनुअल वैल्यू 1800 रुपीज़ बचा। ठीक है, तो जैसे ही हमारा नेट एनुअल वैल्यू 1800 रुपीज़ आया तो हमें सीधे सीधे ये पता चला कि 1800 रुपीज़ हमने इस हाउस से कमाए हैं इस साल में। ठीक है, हमने इस हाउस से इस साल में 1800 रुपीज़ कमाए, बट हमने इस घर में खर्चा भी तो किया होगा, तो उस खर्चे का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी थी सरकार हमें 30% का। तो जो भी ये आया है इसका 30% हम लगा के स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे, तो ये हो गया 540 रुपीज़ का। 1800 का 30% 540 रुपीज़ होता है। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में दो बातें आती हैं। अगर आप ओल्ड रिजीम में कर रहे हैं काम, अगर टैक्स कंप्यूटेशन ओल्ड रिजीम में हो रहा है तो ये तो अलाउड है। अगर न्यू रिजीम में हो रहा है, न्यू रिजीम में टैक्स कंप्यूटेशन हो रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड का आपको डिडक्शन नहीं अलाउ होता है। और दूसरी एक चीज़ ये है, सेक्शन 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन आता है और बी में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आता है। ये दोनों सेक्शन मैं कहता हूँ याद कर लीजिए कि आसान है, बहुत इजी है, आपको याद भी हो जाएंगे 2-3 बार करके क्वेश्चंस। और ये एग्जाम में अगर आप लिखते हैं तो उसका एक इफेक्ट भी अच्छा पड़ता है। तो यहाँ पे हमने मान लीजिए ओल्ड रिजीम में हम काम कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोड कैपिटल हमारा आया मान लीजिए 40 रुपीज़। ठीक है, तो आपकी सीधी सीधी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गई 1800 माइनस 540 माइनस 40 डायरेक्टली 1220। ठीक है, तो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हुई 1220 फ्रॉम ओल्ड रिजीम। अब यहीं पे हमने न्यू रिजीम अगर लगाते हैं, अगर हम न्यू रिजीम लगाते हैं तो डायरेक्टली हमारे ये वाला डिडक्शन नहीं मिलेगा हमें, तो न्यू रिजीम के हिसाब से 1260 आएगी। तो देखिए जो डिफरेंस आया 40 रुपीज़ का वो ये था। ठीक, तो इस तरीके से आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है। ये दो वर्किंग नोट्स मोस्ट मैंडेटरी, थर्ड वर्किंग नोट इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का बनेगा। तो मेन आंसर हमेशा ये रहेगा, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2। फिर उसके बाद आप ये चेक करेंगे कि आपको एनएवी निकालने में म्यूनिसिपल टैक्सेस में कहीं कोई वर्किंग नोट की ज़रूरत है। अगर है तो मोस्ट वेलकम, आप जितने ज़्यादा वर्किंग नोट बनाएंगे, जितना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा।